क्लास। पहले आज का इंट्रोडक्शन। टुडे इज 13th दिसंबर 2023। लास्ट बार जब सीपीसी पढ़ाए थे आपको बताया तो 27 जून 2022। लास्ट सीपीसी कब पढ़ाए थे? 27 जून 2022। एकदम रिकॉर्डेड है हर चीज, कहीं कोई डिस्गाइज्ड नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन हियर। तो आज 13th दिसंबर 2023 है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू पेपर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी पढ़ना है और सीपीसी को पढ़ाने के पहले सीपीसी की हम सब के पास जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी ये है कि यू मस्ट हैव अ बेयर एक्ट। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आपके पास से एक बेयर एक्ट होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है, मैंडेट क्लॉज है। साथ ही साथ यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपनी ओर से आपको लेक्चर नोट्स देंगे, जिससे लिखवाने का काम थोड़ा कम हो टेलीग्राम पे। बाकी एडिशनल चीज़ें किस पे आपको मिलती हैं? थ्रू टेलीग्राम, जिसको आप नोट डाउन करते हैं। ठीक। तीसरी चीज़, इफ़ यू रिक्वायर्स, अगर आपको लगता है थोड़ा डीप स्टडी करना चाहिए तो करिए, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर है, पूरा जो कोड की प्रोसीडिंग है सिविल कोड की इसी पे बेस्ड है। तो इफ़ यू रिक्वायर्स, यू नीड, आपको लगता हो, यू कैन परचेज अ बुक। टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में मैंने हमेशा आपको बोला है सरल से टफ की ओर चलिए। सबसे इजी टेक्स्ट बुक में जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो थी डॉक्टर टीपी त्रिपाठी। उसके बाद सीके टकवानी। टकवानी एक अपने आप में अथॉरिटी है। टकवानी साहब जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल से गए थे। उनकी वाइफ ने उनके साथ मिलके लिखा था, वाइफ भी उनकी लायर थी। बस जब उनको जस्टिस बनाया गया तो टकवानी साहब को, बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस है, टकवानी साहब को एक शर्त रखी गई कि आपकी वाइफ प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो भाई तो उसी हाई कोर्ट में वो जज बने और उनकी पत्नी क्या करे। तो टकवानी साहब ने मना कर दिया था, नहीं, आई डोंट वांट माय एलिवेशन, क्योंकि मेरी वाइफ का कैरियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पत्नी भी उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान। उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू रिफ्यूज दिस एलिवेशन, मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कैरियर को ख़त्म करना है। तो उन्होंने कहा अगर मेरी जगह तुम होते तो कहते हम तुमको जस्टिस बनता देखना चाहते हैं। तो कोई वही चीज़ हम भी चाहते हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को वहीं क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया और कहा आप बनिए। और उसके बाद जितनी किताबें लिखी हैं तकवानी साहब ने, उनकी वाइफ का रोल है उसमें। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की बुक है। मगर तकवानी, सीके टकवानी की बुक पढ़ने से पहले यू मस्ट नो द सीपीसी। आपको सीपीसी आनी, क्योंकि वो सेक्शन वाइज नहीं लिखी गई होगी, वो टॉपिक वाइज लिखी जाती है। और टॉपिक कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक। तो सेकेंड ग्रेडिंग में है, सीके टकवानी की ले लीजिए। उसके ऊपर तो फिर मुल्ला उल्ला है, वो और भारी है। ईश्वर न करे वहाँ तक आपको पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि टीपी त्रिपाठी और तकवानी से ही काम चल जाए और आप जज बन जाए। ठीक। तो इस तरह से आपके पास डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी है बेयर एक्ट, मैंडेटरी है क्लास नोट्स, और डिस्क्रिशन क्या है आपके पास, टू परचेज और नॉट टू परचेज द टेक्स्ट बुक। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आज के दिन केवल हल्की बातें, कोई इसमें डिस्कशन नहीं है। क्या करना है, आप सब ने एक बेयर एक्ट देखी है ना ऑनलाइन? बेटा सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। थैंक यू बेटा। यस सर। यस सर। आनंदित अवस्था में बोला है ना, इतना अच्छा मतलब लग रहा था जैसे तुम आराम कर रहे हो। ऐसी अवस्था को इंसान लाइक करता है, ध्यान में, ज्ञान में, किसी में भी। अंत में एम ऑफ द लाइफ क्या है? टू टेक द रेस्ट। नहीं, वो RIP वाला नहीं, यहीं पे रेस्ट करना है। ऊपर जाके वाला ठीक नहीं है रेस्ट, वहाँ पता नहीं क्या होता हो। तो अब देखिए, ये आपके पास किताब है, ये बेयर एक्ट अपने आप में ही किताब बराबर है ना, हैंडी। तो अब जो जैसे बच्चे कुछ जो सोचते हैं कि नॉलेज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर ना, वो इसको धार्मिक किताब की तरह ले, दोनों हाथ से उठाएं, माथे पे लगाएं और लाल कपड़े में बांध के रख दें। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कद्दू नहीं जान पाओगे। इस किताब को पूजा पाठ की वस्तु मत बनाइएगा। इस किताब को क्या करिएगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे
तब इस किताब में कुछ समझ में आएगा। ये किताब अपने आप कुछ नहीं आने वाला, बिकॉज नॉलेज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्विजिशन ना। हम चाहें तो आपको कोई चीज, अब तो AI आ रहा, हो सकता आ जाए कि थर्ड से बैठे और 37 लेक्चर आपके दिमाग में ट्रांसफर हो गया, लाओ पेमेंट दो, अब जाओ तुम घर पढ़ो। वो AI का जमाना है। कल प्रधानमंत्री कह भी रहे थे ये नवाचार है, इनोवेशन का शायद हिंदी क्या बोलते हैं, नवाचार ना। भारत में इनोवेशन का बड़ा यूज है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन तो कोई और किया होगा। बाहर से आउडी लाओ और यहाँ पर अपना हिसाब से टायर लगा दो, है ना, और खेत में चलाओ, कह दो दिस इज एन इनोवेशन। ब्रिटिशर्स लॉ बनाए, उसमें तुम चेंज करो और कहो दिस इज एन, अभी आप पाएंगे कुछ दिन में एक इनोवेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन वी आर नॉट इन्वेंटर, वी आर इनोवेटर, है ना। हम लोग क्या है, हम लोग पता लगा लेंगे कि कैसे कैसे करना। समोसा मालूम है, समोसा इज एन इन्वेंशन, और मैं चॉकलेट भर दिया, चॉकलेटी समोसा बना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। वी इंडियंस लाइक इनोवेशंस। हम लोग पहले ओरिजिनल आइडिया जान लें, फिर इसमें इनोवेट करेंगे। CPC को आप सब देखें, अगर एक बार पहले इसके एक स्कीम को देखा जाए, किस स्कीम पे बनी है, तो देखिए दिस CPC कंटेन्स 2 पार्ट्स ना। आप सब देखिए, एक तो पहला पार्ट है, देखिएगा सेक्शंस है 1 to 158, देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 158, 1 to 158 सेक्शंस है, ठीक। और सेक्शन के बाद आप सब देखिए शेड्यूल लिखा होगा। शेड्यूल में देखिए तो ऑर्डर लिखा होगा, ऑर्डर, और ऑर्डर को डिवाइड किया है रूल्स में। ऑर्डर को आप अगर समझे ना, तो आप ऑर्डर को कह सकते हैं चैप्टर्स। ऑर्डर को हम लोग क्या कह सकते हैं? चैप्टर्स या सीरियल। ये कोर्ट का आदेश नहीं है। इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? चैप्टर। और जरा सा देखो कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक्स हैं? 51 टॉपिक्स। देखिए 51 मेरे ख्याल से ऑर्डर्स हैं, यानी 51 टॉपिक्स है जिनको डिटेल में डील किया गया है। शेड्यूल 1 में किसको डिटेल में डील किया? शेड्यूल में क्या रखते हैं? किसी चीज की डिटेलिंग ना। कहीं पे भी शेड्यूल में क्या लिखते हो? जो मेन पार्ट में जरूरत नहीं है उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं? शेड्यूल में। तो देखो तो शेड्यूल में हमारे पास देयर आर 51 ऑर्डर्स। ऑर्डर को हम लोग दिमाग में क्या रखें? चैप्टर्स या टॉपिक्स। अच्छा, जैसे सेक्शन को सब सेक्शन में डिवाइड करते हैं, वैसे ही ऑर्डर को रूल्स में डिवाइड करते हैं। जब भी हम कहेंगे ऑर्डर 1, तो आप कहोगे ऑर्डर 1 का मतलब रिलेटिंग टू पार्टीज। पार्टी कौन होगा, कौन हो सकता है, कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन डिफेंडेंट। अब इस ऑर्डर 1 में जितने उसको ऑर्डर्स में, जैसे सेक्शन में सब सेक्शन डिवाइड करते हैं, तो जितने पार्ट है उनको रूल बोलते हैं। जैसे हमने कहा ऑर्डर 1 रूल 8, तो हम ऑर्डर 1 का मतलब पार्टीज, और रूल 8 का मतलब 8 में क्या दिया हुआ। ठीक, तो ध्यान रखिए, ये जो हमारी CPC है ऐसी डिजाइन की गई है कि ये पहला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा एडजेक्टिव इन नेचर है, विच इज एक्चुअली CPC इज अ प्रोसीजरल लॉ। CPC क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाम है इसका। आज केवल इंट्रोडक्शन मैंने कहा था, आज दूंगा इसका, जिसे थोड़ा समझ लीजिए। कहते हैं वेल बिगन हाफ डन। अगर अच्छी तरह इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आधा काम अपने आप क्या हो गया? पूरा हो गया। वेल बिगन हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम आधा तो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। तो अब देखिए, इसमें हम लोगों ने देखा सेक्शन 158 158 तक सेक्शन है। सेक्शन जो है ना, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव इन नेचर है, यानी कुछ सब्सटेंटिव टोन अप है। मगर कहा जाए प्योर प्रोसीजरल पार्ट, जिसमें पूरी तरह प्रक्रिया बताई गई है, वो प्रोसीजरल पार्ट किसमें दिया है? दैट इज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 में कितने टॉपिक हैं? 51। ऑर्डर कितने हैं? 51। और हर ऑर्डर को किसमें डिवाइड किया गया है? रूल्स। इस तरह से इस CPC को डिजाइन किया गया। CPC जैसा नाम है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड का मतलब COD, कोड। कोड मीन्स कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव लॉ ऑन द सेम मैटर। कोड का मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन, इकट्ठा करना,
compilation and collection of different legislative laws on a particular matter. एक पर्टिकुलर मैटर पे कलेक्शंस ऑफ द रूल्स एंड द स्टैट्यूट इज कॉल्ड कोड. ये एक्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड कोड. देखिए एक्ट तो एक पर्टिकुलर चीज पे होगा ना. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल किस पे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्ट है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कोड नहीं है, क्योंकि कोड होता तो उसमें फिर मर्केंटाइल लॉ भी होना चाहिए था, पार्टनरशिप भी, एलएलपी भी होना चाहिए, कमर्शियल एक्ट सब उसमें होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगी? कोड. कोड मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और ये इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? द कोड. अब पूरा नाम इसको समझे, द कोड ऑफ सिविल. कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्रिमिनल पढ़ा है. व्हाट इज सिविल? अदर देन क्रिमिनल इज अ सिविल. तो क्रिमिनल के अलावा जो कुछ है वो क्या कहलाएगा? सिविल. बाकी और अभी डिटेल में आएंगे. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दिस इज एन प्रोसीजरल लॉ. एक ऐसी लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है. देखिए लॉ, चूंकि यहाँ प्रोसीजरल लिखा है तो यहाँ पर लॉ दो तरह की होती होगी. वन इज अ सब्सटेंटिव लॉ, अनदर इज अ प्रोसीजरल लॉ. और अपने इस टॉपिक में मेरे ख्याल से इस सीरीज में ये प्रोसीजरल लॉ अंतिम है. इसके बाद तो हम लोग सब सब्सटेंटिव लॉ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं. आप लोग एविडेंस भी इसके पहले पढ़े, उसके पहले क्या पढ़े? सीआरपीसी. और इन बिटवीन आपने लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ा जब आर्बिट्रेशन लिमिटेशन पढ़ाए थे. तो देखिए तीन हमारे यहाँ प्रोसीजरल लॉ हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और लिमिटेशन एक्ट. तीन प्रोसीजरल लॉ है, उसके अलावा सब सब्सटेंटिव लॉ है. शब्दों के अर्थ देखिए. सब्सटेंटिव लॉ, लॉ कई तरह की होती है मगर एक डिवीजन है सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? व्हेन एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड राइट, लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज. राइट, liabilities and duties of the party. When any law, any act describe, prescribe, define the rights, liability and the right, liability, duty etc. of the person, it is called substantive law. सब्सटेंटिव लॉ में राइट, लाइबिलिटी के बारे में लिखा गया होगा, पर सब्सटेंटिव लॉ के साथ दिक्कत क्या है? वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, वो इन ऑपरेटिव लॉ होती है, वो इप्सो फैक्टो ऑपरेटिव नहीं है. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए के ऊपर चार्ज है कि उसने चोरी किया. चोरी की सजा तो 379 में है ना, 3 साल पॉकेट मारी किया. मगर उसको कैसे पनिश किया जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे पनिश किया जाए, ट्रायल कैसे हो, उस सब के लिए कौन सी एक्ट बनी है? द सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक. प्रोसीजरल लॉज आर द मीन्स टू इन्फोर्स द सब्सटेंटिव लॉ. कह सकते हैं ना, प्रोसीजरल लॉज आर डिजाइन्ड टू इन्फोर्स द सब्सटेंटिव लॉ. प्रोसीजरल लॉज आर डिजाइन्ड टू इन्फोर्स द सब्सटेंटिव लॉ. यानी प्रोसीजरल लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूबी जस ईबी रेमडियम. कोई भी राइट हो, उसके इन्फोर्समेंट की मशीनरी ना दो तो एकदम नैतिक चीजें हो गई ना. नैतिक चीजें ना, इथिकल, मोरल. मोरल क्या होता है? हमारा बड़ों का सम्मान करो, छोटों का अपमान मत करो, है ना, जो मिले उसको नमस्कार करो ना. ये सब क्या है? मोरल है. ना करें तो हम बड़े, कोई आया हमसे बड़ा, हम बैठे रह गए, हम नहीं उठेंगे, जाओ. तुम क्या सुपर ह्यूमन बीइंग? नहीं. इसमें क्या होगा ज्यादा ज्यादा? इट्स अ वायलेशन ऑफ मोरल राइट्स ना, बट कोई लीगल राइट का वायलेशन. अगर यही लीगल राइट का वायलेशन होता तो किसी कोर्ट में जाकर अगला अपने राइट्स को क्या करवाता? इन्फोर्स. हाउ टू इन्फोर्स योर राइट, अपने अधिकारों का कैसे प्रवर्तन कराया जाए. हाउ टू इन्फोर्स योर राइट, यही इन्फोर्समेंट वाली प्रक्रिया जो लॉ प्रिस्क्राइब करे उसको क्या बोलोगे? प्रोसीजरल लॉ. तो प्रोसीजरल लॉज आर लॉज टू इन्फोर्स द सब्सटेंटिव राइट ऑफ द पार्टीज. प्रोसीजरल लॉज आर लॉज टू इन्फोर्स द सब्सटेंटिव राइट ऑफ द पार्टीज. तो सीपीसी का काम होता है जितना अपना सिविल लॉ से रिलेटेड चीजें हैं उनको इन्फोर्स करना. उस राइट को कैसे इन्फोर्स करना है, इसीलिए आप सब जानते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि सब्सटेंटिव लॉ एग्जॉस्टिव इन नेचर होती है.
सब्सटेंटिव लॉ स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जो सब्सटेंटिव लॉ है ना, जैसे आईपीसी, उसको स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ता है ना, लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं होता ना उसका। सब्सटेंटिव लॉ का हमेशा कैसा इंटरप्रिटेशन होता है, जैसा लिखा है स्ट्रिक्ट करो, वैसे ही आपको समझना है। बट प्रोसीजरल लॉ से किसी के राइट लाइबिलिटी पे अंतर नहीं आने वाला है ना, केवल इसको किस लिए रखा गया है, प्रोसीजरल लॉज आर लिब्रिकेंट ना, प्रोसीजरल लॉज आर नॉट फ्रिक्शंस, इट इज अ लिब्रिकेंट टू इन्फोर्स द आपका सब्सटेंटिव राइट। इसीलिए प्रोसीजरल लॉ में कभी भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता है, प्रोसीजरल लॉ लिबरल रखी जाती है। प्रोसीजरल लॉ जितनी होती है एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं होती है, उसमें कुछ और भी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। इसीलिए आप देखिए जितनी भी प्रोसीजरल लॉ है ना, आप सब देखिए ना, प्रोसीजरल लॉ में हमेशा बहुत ज्यादा कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया जाता है। अगर सीआरपीसी किसी को याद हो तो एक इनहेरेंट पावर वर्ड है ना 482 ना, आप कभी भी देखिए तो किसी भी प्रोसीजरल लॉ में हमेशा अगर प्योर प्रोसीजरल लॉ तो उसमें इनहेरेंट पावर दे दिया गया, अगर जो कुछ बचा खुचा है वो सब कौन किसको वेस्ट कर दिया था, कोर्ट को। आप सीआरपीसी में किसको इनहेरेंट पावर दी गई है, टू डू जस्टिस, हाई कोर्ट को। और इसीलिए देखिए ये जो आपकी सीआरपीसी जो सीपीसी है ना, सीपीसी में 151 धारा 151 इनहेरेंट पावर सिविल कोर्ट को दे देती है। कहती कोशिश तो हमने किया कि पूरा सीपीसी इतना भारी भरकम बनाया, इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनटच्ड है। उस मामलों में जस्टिस करने के लिए पावर जो इसमें दिया नहीं है, रेजिड्यूरी किसमें वेस्ट कर दिया गया, कोर्ट में। इन ऑर्डर टू डू जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकती है जो सीपीसी में लिखा नहीं गया। हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर प्रोसीजरल लॉ है ना, ये एंड नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ये क्या है, ये दिस इज एन मीन्स टू इन्फोर्स योर सब्सटेंटिव राइट। इसीलिए जो प्रोसीजरल लॉ होती है इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है, स्ट्रिक्ट नहीं। इसीलिए इसमें जनरली इनहेरेंट पावर दिया जाता है कोर्ट को, ये ध्यान रखिएगा। इनहेरेंट पावर दिया जाता है। इनहेरेंट पावर का मतलब अगर इसमें नहीं कुछ है तो फिर अपनी ओर से कुछ चीजें एड ऑन खुद कोर्ट कर ले। ठीक, ये जो प्रोसीजरल लॉ है जो हमारी सीपीसी 1908, देखो कि 114 साल हो गए ना, इसका हैप्पी बर्थडे 1 जनवरी को होता है। देखो जो हमारी सीपीसी है इन 1908 और इनफोर्स हुई थी, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 इनफोर्स हुई थी 1 जनवरी 1909। मेरे ख्याल से आप में से कोई नहीं रहा होगा, रहा भी होगा तो मेटाफिजिकल रूप में दूसरे तरह में। ठीक है, क्योंकि ये 114 मेरे ख्याल से कितना साल हो गया, करीब 114 साल होने जा रहे हैं ना। 2024 आ जाएगा तो 115 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो सीपीसी ये जो ब्रिटिशर्स की लॉ है ना, किसने बनाया था इसको, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये चौथा अटेम्प्ट है, इसीलिए तो हम कहते हैं पीसीएसजे में 4 अटेम्प्ट क्यों दिया जाता है, जब ये एक्ट अपने आप में एक बार में नहीं कंप्लीट हुई। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम जो सीपीसी बनाई गई थी वो आईपीसी के साथ ही फर्स्ट लॉ कमीशन ने प्रयास किया था। तो देखो ये सब लिखा नहीं है, जिसको नोट करना हो नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट सीपीसी जो बनाई गई थी वो 1861 में, कब बनाई गई, 1861। मगर वो कुछ उसमें ड्रॉबैक्स थे, लूपहोल्स थे, उसको विड्रॉ किया गया। फर्स्ट सीपीसी 1861 में, सेकेंड सीपीसी 1877, सेकेंड सीपीसी कब आई, 1877। फिर थर्ड सीपीसी आई 1882 1883 में, थर्ड सीपीसी आई 1882 में। कितनी बार आ गई सीपीसी, पहली बार 1861, दूसरे बार 1877, तीसरी बार 1882 और फिर चौथे अटेम्प्ट में भैया देखो मजबूती से खड़ी हो गया। जो चौथे में आएगा वो पूरा होगा। तो देखिए फोर्थ अटेम्प्ट आया 1908 में। दिस इज आवर फोर्थ अटेम्प्ट, प्री के लिए याद रखिएगा। पूछा जाए इसके पहले कितनी सीपीसी और बनाई गई थी, आप बोलोगे सर 3 बार और बनी थी। ठीक है, ये चौथी बार सीपीसी बनाई गई और उसके बाद ये आज तक चल रही है। कई बार बीच बीच में देखिए नथिंग कैन बी स्टैटिक ना, खास तौर से प्रोसीजरल लॉ में कोई चीज स्टैटिक नहीं हो सकती ना। व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग
विद द स्पीड ऑफ जेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज ही नया आ रहा है। आज हम पढ़ा रहे, कल हमारी जगह कोई और आ जाए, पूरा एकदम रोबोटिक, चेहरा वही दिखे, बोले वही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब चीजें इतना तेज वेरिएशन हो रही तो हमारी क्या सीपीसी स्टैटिक रह सकती है? नहीं। इसीलिए फॉर दिस पर्पस कई बार अमेंडमेंट हुआ, मगर हम लोग 2 अमेंडमेंट ध्यान रखेंगे। कितने अमेंडमेंट इसमें याद रखना है? 2। एक 1976 में हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ था, मेजर अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उसमें ये जो सीपीसी में जितना कुछ तुमको ए दिख रहा होगा ना, जितना ए दिख रहा होगा ऑर्डर रूल्स में 32A जितना होगा, ज्यादातर कब ऐड किया गया है? 1976। तो पहली जो, वैसे तो कई बार अमेंडमेंट हुए, मगर मेजर अमेंडमेंट 1976 में किया गया। और उसके बाद जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो 1909 और 2002 का है। यानी 1999 और 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ जो 1 जुलाई 2002 को इम्प्लीमेंट हुआ। तो अब देखिए, हम केवल अभी बेसिक्स पे चल रहे हैं। हमने बताया सीपीसी में 2 मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। 1976 का अमेंडमेंट है, हाइलाइट्स हमने आपको नोट्स में दे रखा है। 1976 का अमेंडमेंट मेरे ख्याल से 1 फरवरी 1977 या कुछ रहा होगा, ठीक है। 1 फरवरी 1977 आई थिंक, ये जनवरी में थी तो दूसरी वाली फरवरी, तीसरी वाली मार्च में करना चाहिए था, याद रहता। मगर उसको कब किया है? जो 2002 में जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो 2002 में किया गया, 2002 में किया गया। और 2002 का जो अमेंडमेंट था वो इनफोर्स हुआ है 1 जुलाई 2002। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया 76 वाला चर्चा में नहीं रखना है, केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो 99 और 2000 का जो अमेंडमेंट किया गया ना, इसका मेन एम था, हम सब जान चुके थे कि सीपीसी जब भी सिविल केस का नाम आता है तो कहते हैं ए लड़ेगा उसका ग्रैंडसन पाएगा, यही तो है ना। एक हम लोग क्या मान के चलते हैं कि तुम अगर केस स्टार्ट करोगे तो केस फाइनल होगा किसका? ग्रैंडसन, उसका फ्रूट यानी बरगद का पेड़ है, यही तो बोलते हैं। सीपीसी इज लाइक अ बैनियन ट्री, जो लगाएगा उसको कभी छाया नहीं मिलेगी। क्यों इतना डिले? और डिले होने का कारण भी है कि सीपीसी में इतना लेंथी प्रोसीजर दिया है नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के। देखिए 1908 की जो सीपीसी बेस्ड थी वो बेटा बेस्ड थी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल, नो एडवर्स ऑर्डर गिवन अगेंस्ट मी विदाउट हियरिंग मी, बिना मुझे सुने आप कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। और इसके चक्कर में डिफेंडेंट को बहुत मौका दिए गए, हर स्टेप पे टाइम की लिबर्टी रखी गई। इसीलिए हुआ ये कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया सिविल का, सीपीसी का टाइम टेकिंग प्रोसेस होने लगा। अमेंडमेंट तो किया गया 1976 में ये करके कि भाई इसका एम है स्पीडियर जस्टिस, मगर कोई स्पीडी नहीं हुआ, समय उतना ही लगा। अब जब इतना देख लिया गया कि इस सीपीसी से तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इस डिले को रोकना, तो आउट ऑफ कोर्ट क्यों ना जाके सॉल्व किया जाए। इसीलिए 1999 और 2000 का जो अमेंडमेंट है वो बेसिक एम था एडीआर के लिए। किसके लिए था? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ये मान चुकी थी कोर्ट और सरकार की सीपीसी में अब जल्दी कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आउट ऑफ कोर्ट जाकर अगर खुद ही कोर्ट इनकरेज करे पार्टीज को कि गो एंड सेटल योर मैटर आउट ऑफ कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन, हम लोग पढ़े थे ना, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत। आप कोर्ट के अलावा चाहें तो दोनों पार्टी को कोर्ट खुद कह रही है हम भेज दें, क्योंकि आपने पढ़ा था ना जब आर्बिट्रेशन एक्ट तो तभी लगेगा जब सेक्शन 7 में एसी क्लॉज हो ना, आर्बिट्रेशन क्लॉज हो तभी तो भेजोगे, मैंडेटरी तब होगा ना। मगर यहाँ आपके बीच एसी क्लॉज नहीं है, आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं, फिर भी कोर्ट अपने एफर्ट में एडीआर के लिए भेज सकती है। ऐसा प्रोविजन 99 और 2000 में किया गया। अब 99 और 2000 में जब ये प्रोविजन किया गया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो सबसे ज्यादा किसका वेस्टेड इंटरेस्ट अफेक्ट होने लगा? लॉयर्स का। बहुत ऑब्वियस ही बात है, सिविल प्रोसीडिंग में बड़ा आनंद आता है क्योंकि आराम से आप स्टार्ट करें
और आपका बच्चा भी उसी लॉयरिंग प्रोफेशन में आए, क्योंकि और क्या करेगा? डॉक्टर का बच्चा, लॉयर का बच्चा, जज का बच्चा, जो चाहे बन जाए। हाँ सही बात है, ये नहीं होता। हम जस्टिस का बच्चा बात कर रहे हैं, जज का बच्चा तो फिर मेहनत करेगा, ठीक है। तो अब चूंकि ऑक्यूपेशन होता है ना, जो चीज आप घर में, इसका कोई गलत रूल मत लीजिएगा, जो चीज आप पैदा होते ही जो चीज घर में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर की जो संतान होगी वो दिन भर नहीं देखती होगी, हाँ इस मामले में वो दे दो, अरे इसको कोलोनोपाम दे दो, अरे इसको कर दो, आयोडीन से इसको बीटाडीन, अरे कुछ होता नहीं, इसमें एंटीबायोटिक 3 तरह की होती है, ऐसे। यानी वो बचपन से ही उस चीज को क्या कर रहा है। इसीलिए ऑक्यूपेशन बनाया गया था ना, जो पुस्त दर पुस्त काम अगर तुम करने लगो ना, तो उसमें बहुत जल्दी क्या पा जाते हो? प्रोग्रेस। तो इस सिस्टम को देखा जाने लगा कि भाई लॉयर्स के इंटरेस्ट पे क्या था। लॉयर्स को लगा यार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा तो ये हमारे गन्ने खेती का क्या होगा? एक बार वो कम से कम 30 साल तो हम काटेंगे ही। यहां अब गड़बड़ हुआ, तभी लॉयर्स ने चैलेंज कर दिया, और उस समय 2001 और 2 में बेटा 2 साल स्ट्राइक हुई पूरे सिविल कोर्ट में। कितना साल? सबसे बड़ी स्ट्राइक हो गई सिविल कोर्ट में। लॉयर्स ने काम ही नहीं करेंगे इस अमेंडेड सीपीसी के साथ। और उसी के बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर एक केस आता है, आपके नोट्स में लिखा, सलेम बार एडवोकेट एसोसिएशन। सलेम तमिलनाडु में है, वहां की एक बार है, बार ने केस किया था, सलेम बार एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 बार आया। 2003 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन आया, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस 2002 अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और फिर कोर्ट ने कहा यार ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ इज अ मींस नॉट एन एंड। प्रोसीजरल लॉ हमेशा लिब्रिकेटिंग होती है, जैसे ना इंजन ऑयल क्या करता है इंजन को, इसका काम फ्रिक्शन क्रिएट करना नहीं, कहा मींस है ये, एंड थोड़ी ना है, लिबर्टी मिलेगी। कोर्ट ने कहा, इससे सारे टॉपिक को डिस्कस किया कोर्ट ने, जितना अमेंडमेंट था वन बाय वन, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो अमेंडमेंट था उसमें यह था, जब आपको ऑर्डर 8 रूल 1 या सेक्शन 27 पढ़ाएंगे तो पहले क्या था ना, कोई बहुत ज्यादा लिमिट नहीं था। आज आप प्लेन डालो, रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट के लिए, चाहे वो साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, कब वो आए, अलाउड। इस सीपीसी ने कहा नहीं, अगर 30 दिन में डिफेंडेंट को एक तो सम्मन कर देना है, और उसके बाद 30 डेज या ज्यादा 90 डेज में डिफेंडेंट नहीं आए तो एक्स पार्टी मूव हो जाएगा। यानी जो चैलेंज किया लॉयर्स ने कहा कि सर ये जो सीपीसी है ये तो नेचुरल जस्टिस के क्या हो रही है, हो सकता है डिफेंडेंट ना आ पाए, कुछ उसको प्रॉब्लम हो, तो उसके राइट्स तो आपने कर्टेल कर दिए। पहला तो ये ऑब्जेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज एन एनफ टाइम, 90 दिन तो वैसे भी दिया जा रहा, उसके बाद भी लिबर्टी दी गई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं हो रहा। कुछ मामलों में इंट्रा अपील को रोका गया, यानी एक ही कोर्ट के मामले में अपील को रोक दिया गया। वैल्यूएशंस को लेके डिस्कशन हुआ, तमाम चीजें इसमें आई। रिजेक्शन ऑफ सूट की बात की, धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ाएंगे, 1 बाय 1। हमने केवल कहा इंट्रोडक्शन देंगे अभी। तो इसमें जितना टॉपिक था, सुप्रीम कोर्ट हैज एलोबोरेटली डिस्कस इस टॉपिक। और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो सेक्शन 89 एडीआर। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था कि सर कोर्ट से सेटलमेंट होता है तो एडजुडिकेशन होता है, ये तो कोर्ट के बाहर जाके आप समझौता करा दे रहे हैं, तो इससे पार्टीज के राइट तो वायलेट हो जाएंगे ना। तो ये एडीआर गलत है। कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज द एडीआर सिस्टम। आप लोग को हमने जब अभी आर्बिट्रेशन पढ़ाया था तो बताया था ना, अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। क्या उस पे नाम हम लोग लेते थे वहां आर्बिट्रेशन को, क्या बोलते थे, मैंडेट, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। यानी अमेरिका में ये बहुत सक्सेसफुल है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इंडिया में क्यों दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं ना। पार्टीज अगर एडीआर नहीं चाहेंगी तो फिर तो ऑर्डिनरी कोर्ट उनके लिए बैठी है। ये तो किसकी चॉइस पे एडीआर, पार्टीज की ना, उन पे बाउंडिंग नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इट इज ऑन द चॉइस बेसिस ना, ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कहा एडीआर चलने दीजिए, ये भी और ये सारा जितना था सब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और पूरा अमेंडमेंट को सलीम बार एडवोकेट एसोसिएशन में कह दिया गया इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और स्पीडी जस्टिस सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्पीडी जस्टिस, स्पीडियर ट्रायल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जो भी एफर्ट किए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दीज स्टेप्स आर वेलकम स्टेप। इस तरह से उस 2002 वाले अमेंडमेंट को कोर्ट ने वैलिड ठहराया। ये कहाँ कहाँ होगा, धीरे धीरे हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो सब जानेंगे कहाँ कौन सा अमेंडमेंट है, किसके थ्रू है। हम लोग एक एक चीजें एलोबरेट डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो सीपीसी 1908 वाली है, इसके पहले कितनी सीपीसी आई थी? 3। ये चौथा अटेम्प्ट था। इसका इन्फोर्समेंट डेट, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखोगे? नेक्स्ट आप लोग देखोगे, नेक्स्ट जो आप देखोगे वो ये देखोगे इसमें अमेंडमेंट मेजर कब हुआ? 1976। उसका इन्फोर्समेंट डेट था 1 फरवरी 19। उसके बाद आप कौन सा देखोगे? 2002, यानी जो 99 और 2000 का अमेंडमेंट है जिसका इन्फोर्समेंट हुआ था 2002 1 जुलाई। अच्छा, उसके बाद भी बहुत कुछ किया कि ऐसा नहीं है। आउट ऑफ वे जाके आपको थोड़ा बताएं, अभी दिल्ली का शायद 17 तारीख को है ना एग्जाम, 17 को डीजीएस का एग्जाम है। उसमें देखिए एक सिलेबस में होगा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। जिन लोगों ने सीपीसी की नई बेयर एक्ट खरीदी उसमें कहीं ना कहीं देखिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में भी लिखा हुआ। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट कुछ नहीं किया, कहा कि 2015 से, अब देखिए इस सीपीसी के दायरे से चीजों को हटाना चाह रहे हैं और इसकी हटाने में एफर्ट क्या किया? पहला तो एडीआर सिस्टम ले आए, ठीक। दूसरा क्या लाए कि जितना भी कॉमर्शियल मैटर है, कॉमर्शियल मतलब मर्केंटाइल बिजनेस से रिलेटेड मैटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल मैटर, उनके लिए कहा स्पेशल कोड बना दो। वो ऑर्डिनरी कोड से ट्रायल मत कराओ, उसके लिए क्या करो? 2015 से कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ले आए 2015 और स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। और स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करके ये डीजीएस के सिलेबस में है, यूपी के नहीं है, फिर भी समझ लीजिए बहुत छोटा सा 20-25 सेक्शन है। उसमें क्या कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का है वही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दे दिया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसको दे दिया? एक कॉमर्शियल कोर्ट जज, आप कॉमर्शियल कोर्ट बना देंगे, जिला जज रैंक का होगा। और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन आप लोग नेट पे चेक करना, 3 लाख के ऊपर के कॉमर्शियल मैटर उनके यहाँ जाएंगे। उसके ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई हाई कोर्ट के लिए, यानी जितना कॉमर्शियल मैटर उसको भी कहां से हटा दिए आप? सिविल से। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सब में अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया कॉमर्शियल कोर्ट के लिए थोड़ा सा अलग होगा, उसके लिए कॉमर्शियल मैटर्स आएंगे और उसका ट्रायल स्पीडियर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम जब एसआरए पढ़ाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो माना जाता है कोर्ट मेक्स एन हिंडरेंस इन प्रोग्रेस ऑफ नेशन। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी पहुंच जाता है, पता चला ओवरब्रिज बनना है, तब तक जो लोग का घर नीचे आ रहा था उन्होंने कहा अरे साहब हमारा बेडरूम और ये लेवल बराबर हो जाएगा रोड से, राइट टू प्राइवेसी गई, रोज लोग निकलेंगे धूम धूम करते जाएंगे, और क्या साहब हम कैसे जिएंगे? इंजंक्शन इशू कर दो, प्राइवेसी का वायलेशन है, पढ़े हो ना साहब, हमारा इंजंक्शन इशू करो। और कोर्ट ने इंजंक्शन इशू कर दिया, गया प्रोजेक्ट 2 साल के लिए। जो कास्ट आज 100 रुपए की थी 2 साल में उसका कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा? इसीलिए जब एसआरए पढ़ते हैं तो एसआरए में भी जो 2018 में अमेंडमेंट कर दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या कहा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल मैटर है पब्लिक से रिलेटेड उसमें कोई कोर्ट ऑफ इंजंक्शन, यानी कोर्ट के हाथ पैर को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कह रहा बाहुबली अपने पावर को थोड़ा कम करो जिससे तीव्र गति से ये देश चले। इसीलिए हमने कहा एडीआर देखिए एस्टैब्लिश हुआ, कमर्शियल कोर्ट एक्ट एस्टैब्लिश कर दी गई, थोड़ा और छीना गया इससे। इंजंक्शंस आप इशू नहीं करेंगे एसआरए ने कह दिया। इस तरह से सीपीसी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है, बिना इसको पढ़े तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी, मगर इसमें इतना डिटेल में दिया है ना, इतना लेंदी प्रोसेस है। सोचिए कि एक आप ट्रायल करो, आज पढ़ा नहीं रहे, आज तो केवल क्या कर रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं ना। आजकल एक नया टॉपिक आया है सर, आज इंट्रो दे रहे हैं, पता नहीं इंट्रो दे रहे हैं 20-25 बार दे चुके हैं, बट ठीक है, हम तो रोज ही अपने आप को इंट्रो देते हैं। अंकित सर कहते हैं नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। तो
कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। यही तो है टोटल, और क्या है लाइफ में। हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश होंगे, हमारे थोपड़े से तो नहीं खुश होंगे ना, परफॉर्मेंस से खुश होंगे भैया, है ना, ईंधन मिलेगा। ये हम ही नहीं, हर कोचिंग करती होगी, बेस्ट से बेस्ट अपना क्या देती होगी, परफॉर्मेंस, जिससे ये आपकी तरह के कदरदान खुश हों। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे, कई सीसीटीवी कैमरेज में, हेलो गाइस, हाय गाइस, हे गाइस, कुछ भी करके अपने में क्या करना है, उनने अट्रैक्ट करना है, सो दैट आप लोग उनको मतलब लाइक करें। और लाइक ऐसे तो कुछ नहीं होता, लाइक आप ना करें, हाँ आपका वो लाइक करे, गांधी बाबा लाइक करें, वो लाइक एंड कमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ने सीपीसी में जाना, कुछ चीज़ें हम लोग ने अपनी डिस्कस की। इस सीपीसी में अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, अब हम आपको इस सीपीसी का स्ट्रक्चर दिखाने चल रहे हैं। आप सब बैरक को देखिए और कुछ मत करिए तो इंडेक्स ही देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रोसीजरल ला, टिक जब लगेगा कि सीपीसी कैसी ला है तो किस पे लगाओगे, दिस इज अ प्योरली अ प्रोसीजरल ला। अब देखो ना, इसमें पहला जो पोर्शन है देखिए 158 तक है ना, और उसी का डिटेल कहाँ दिया है, शेड्यूल में। शेड्यूल में ऑर्डर एंड रूल्स हैं। ऑर्डर का मतलब मैंने बार बार क्या कहा, कोई कोड का आदेश नहीं है, ये ऑर्डर का मतलब सीरियल नंबर 1 2 4 5 कितने तक। ठीक, अब देखिए इस सीपीसी में आप सब देखें तो पार्ट फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ सेक्शन 9 से हुआ, 1 to 8 प्रिलिमिनरी है। ये भी आपके लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं। तो देखो सेक्शन 8 से, इंडेक्स में ही देखना, सेक्शन 1 to 8 तक कैसा है, प्रिलिमिनरी है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पार्ट फर्स्ट सेक्शन 9 टू देखना 35, देखिए 35 ए बी, ये सेकेंड पार्ट में आता है। 9 to 35 देखिए कितने पार्ट में आ गया, सेकेंड पार्ट है ना, 36 से सेकेंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट ना, सेकेंड अभी कहाँ है, फर्स्ट पार्ट है 9 से लेकर 35 तक। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट का ना, ये तो देखिए ना कहीं ये सब्सटेंटिव नेचर का है ना, ये बहुत शॉर्ट में है। इसी फर्स्ट पार्ट का डिटेल जो दिया है वो ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक डिटेल है। हमने क्या क्या तकवानी की किताब में क्या दिक्कत है, वो पार्ट वाइज चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर 1 से लेकर सेक्शन 35 बी तक है, तो इसी फर्स्ट पार्ट का प्योर डिटेल कहाँ मिलेगा, हमें ऑर्डर 1 से 20 तक जब जाएंगे तो हमें फर्स्ट पार्ट का डिटेल मिलेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट आ रहा है, देखिए ध्यान से 36 से लेकर 74 तक ना, वो देखते चलिएगा, उतना एग्जैक्ट मुझे नहीं याद रहता, मगर 36 ये एग्जीक्यूशन है। आखिर ये क्या बोला है, ये सबसे महाबली है, एग्जीक्यूशन। जो सेकेंड पार्ट है वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, 36 से लेकर 74, और इसका डिटेल एक ही केवल ऑर्डर में दिया गया, ऑर्डर 21। इसका डिटेल कहाँ है, और ऑर्डर 21 माफी के साथ अपने आप में किताब है। ऑर्डर 21 में देखिए 106 रूल दे दिए हैं, 167 में तो एविडेंस ही खत्म हो गई थी। यहाँ एक ऑर्डर 21 है जिसमें देखो रूल कितने हैं, 106 रूल है। द लार्जेस्ट ऑर्डर, द बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ द सीपीसी इज ऑर्डर। अब देखिए सेकेंड पार्ट को डिटेल में कहाँ दिया है, ऑर्डर 21। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो जब आप थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, इंसिडेंटल है ना, देखिए थर्ड पार्ट है 75 से लेकर 78। हाँ सर रटे हुए हैं ना, लग रहा होगा ना अंदर से। हाँ बेटा तैयारी अच्छी करेंगे तभी तो, हाँ नए भी बच्चे आते रहते हैं, हर एक दिन नए आते हैं। 75 से 78 कौन सा पार्ट आया, थर्ड। और ये जो थर्ड पार्ट है इसके लिए जब आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर 26 है, कमीशन ऑर्डर 20। नोट नहीं, अभी बस इतना समझो। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सूट से रिलेटेड 79 80, उसके लिए ऑर्डर 27 है।
सारे पार्ट से करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हम लोग को, ऑर्डर। इसी तरह आगे जाके आप इनहेरेंट पढ़ेंगे, एडीआर पढ़ेंगे, इनहेरेंट पढ़ेगे, अपील पढ़ेंगे, इसी तरह पूरा पार्ट। और पार्ट टोटल कितने हैं? 11। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 11। और इन्हीं 11 पार्ट का डिटेल कहां पर दिया हुआ है? ऑर्डर एंड रूल्स। अब देखिए, ऑर्डर एंड रूल्स जो है वो सीपीसी का ही पार्ट है, और इस सब यानी जो हमारा 1 से लेकर 158 1 to 158 तक जो सेक्शंस हैं, इन्हीं का डिटेल हमने बताया। ठीक, अब ये जो पहला पोर्शन है 1 to लेकर 158, ये जो पार्ट है इसको अमेंड करने का केवल पावर लेजिस्लेचर्स पे। किसके पास है केवल? भाई ये सब्सटेंटिव पोर्शन है ना, इसको केवल कौन चेंज करेगी? पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट ही तो करेगी। अच्छा, जितनी प्रोसीजरल लॉ होती है मेरे ख्याल से कॉन्करेंट लिस्ट में होती है, जाके देखिएगा। जब इसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर आप सबका फेवरेट ही है, हम जानते ही हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है तो दोनों ही चेंज कर सकते हैं, मगर स्टेट तब करेगी जब किससे परमिशन लेती है? पार्लियामेंट से। तो अब देखिए, इसमें जो 1 से लेकर 1 to 158 सेक्शन है, इसमें कोई चेंज करना हो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट। और वो जो ऑर्डर रूल वाला वो प्योरली प्रोसीजरल है, यानी 1 to 51 जो ऑर्डर रूल्स हैं उसमें चेंज पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर तो कर ही सकता है, साथ ही साथ हाई कोर्ट भी कंसर्न करती है। ये ध्यान रखिएगा, 122 जब अभी पढ़ाएंगे, हाई कोर्ट हैज अ पावर टू मेक द चेंजेस इन ऑर्डर एंड रूल्स। इसीलिए आप लोग देखिए, आपकी वेयर एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट दिया होगा, जब वेयर एक्ट में पढ़ाएंगे तो उसमें लिखा होगा यूपी अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर और रूल्स है इसमें लेजिस्लेचर के अलावा और कौन चेंजेस करवा सकता है? हाई कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन से करती रहती है, क्योंकि वो बड़ा प्रोसीजरल मैटर है। प्रोसीजरल मैटर में मगर सेक्शंस में केवल कौन अमेंडमेंट की पावर रखता है? ठीक, अब आइए थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन की बात करें और थोड़ा सा इसको और हम लोग समझें, फिर थोड़ा इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। अच्छा, माफी के साथ डिफिनीशन बड़ी छोटी सी दी हुई है, केवल सेक्शन 2 में 20 डिफिनीशन है केवल। देखिए कितनी डिफिनीशन है, 100 तो होनी चाहिए थी, 20 रखा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बात किया जाएगा, इसमें भी कुछ करें। अभी तो बिल आ रहा है ना तीनों का, हम तो पढ़ा लेंगे, अब फिर देखेंगे आगे। अब तो हम सीपीसी पे आ गया, वो आए, डिस्कशन अमेंडमेंट हो। डिफिनीशन सेक्शन इसमें कौन सा है? सेक्शन 2। और सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। इसमें देखिए, मैंने कहा थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन भी समझ लें, अपनी लीगल अवेयरनेस की। हम लोग की जो सिविल कोर्ट होती है, जो हमारे होती है, जैसे हर जिले में कचहरी होती है ना, यहाँ पे भी सिविल कोर्ट कहाँ पर है? कैसर बाग में ना। कहाँ पर है सिविल कोर्ट? ये न्यू हाई कोर्ट बेटा, वो हाई कोर्ट है, उधर ना जाना। सीपीसी कहाँ चलेगी? सिविल कोर्ट में। हाई कोर्ट अपने रूल्स चलाता है। हाई कोर्ट में क्या चलता है? उनके अपने रूल्स चलते हैं। तो अब देखिए, ये जो सीपीसी है इसका जरा स्ट्रक्चर समझें कि अगर ऑर्डिनरी मैटर है ज्यूरिसडिक्शन में, लेट अस टॉक अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन में आपको बताएं, अगर एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन कितने तरह का होता है? एक तो टेरिटोरियल और दूसरा पिक्यूनरी। ठीक है, टेरिटोरियल का मतलब है कि मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ का मैटर लखनऊ की सिविल कोर्ट करेगी ना। बाराबंकी का मैटर बाराबंकी की सिविल कोर्ट। ये हो गया टेरिटोरियल डिवीजन। अभी लखनऊ में भी सिविल जज मेरे ख्याल से 2-3 होंगे। एक सिविल जज मोहनलालगंज, मेरे ख्याल से सिविल जज लखनऊ, और सिविल जज मलिहाबाद। मेरे ख्याल से 3 सिविल जज हैं, आप पता करिएगा, शायद 3 है। यानी लखनऊ में भी 3 सिविल जज बैठे हुए हैं। यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितने सिविल जज के पास है? और उनके साथ भी ये सिविल जज सीनियर डिवीजन में बता रहा हूँ, उनके साथ कई सिविल जज होंगे जो किस हैसियत से काम कर रहे होंगे? जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन के एडिशनल सिविल जज होते हैं, एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो
अब हम लोग सिविल की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए पिक्यूनरी वाइज अगर हम ज्यूरिसडिक्शन देखें ना, तो जो लखनऊ की मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए तक का अगर किसी सूट का वैल्यूएशन कितना है, चाहे प्रॉपर्टी हो कोई भी हो, वैल्यूएशन अप टू 5 लाख, ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ जाएगा। किसके यहाँ जाएगा? 5 लाख तक का मैटर, ₹5 लाख तक का कंसर्न्ड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखते हुए CJJD सिविल जज जूनियर डिवीजन। और 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर का जो मैटर फाइल होगा जिसको पेरेंट कोर्ट कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 5 लाख के ऊपर का मैटर सिविल जज सीनियर डिवीजन। उत्तर प्रदेश में सिविल जज सीनियर डिवीजन बाहुबली है, कटप्पा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास इनडिफिनिट नेचर ऑफ पावर है। अरब खरब तरब जो भी कुछ होता हो सब कहाँ फाइल होगा? सिविल जज सीनियर। 5 के नीचे जूनियर डिवीजन, ठीक है, सब्जेक्टेड टू टेरिटोरियल, ठीक है। ये है अगर ऑर्डिनरी मैटर है तो वैल्यूएशन ऑफ सूट लिया जाता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शन, इन ऑर्डर टू पे द कोर्ट फीस। और एक होती है स्मॉल कॉज कोर्ट, है ना, अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। SCC कोर्ट के मामले में SCC कोर्ट जो होती है वो रेंट कंट्रोल मैटर को देखती है। SCC कोर्ट कहीं आ जाए कोर्ट ऑफ स्मॉल, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस किस मैटर को देखती है? रेंट कंट्रोल, मकान मालिक किराएदारी वाला मैटर, वो भी जो रेंट कंट्रोल एक्ट 1971 वाला मैटर है, 72 वाला, उन मैटर को देखती है। 5 लाख तक का मैटर SCC कोर्ट में अगर जाएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट का मैटर, कौन सा मैटर? रेंट कंट्रोल एक्ट। यानी एक 1972 का एक्ट है, आपके सिलेबस में है, सब हमको पढ़ाना है और आपने पढ़ना है, ठीक है। वो जो एक्ट है उसमें अगर 5 लाख तक के जो है मैटर तो उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। 5 लाख तक का मैटर SCC कोर्ट में जाता है। SCC कोर्ट में जो प्रिजाइड करते हैं वो सीनियर मोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं SCC कोर्ट में। और 5 लाख तक के ऊपर के SCC मैटर मतलब रेंट कंट्रोल, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा चेंज है। यानी स्मॉल कॉज मैटर जो हैं, जो रेंट कंट्रोल के मैटर हैं, 5 लाख तक के किसके पास आएंगे? सिविल जज सीनियर डिवीजन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस प्रिजाइडेड बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन। और 5 लाख के ऊपर का कहाँ ले जाएंगे? द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा इसको। तो SCC का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, यानी SCC का मैटर जूनियर डिवीजन में नहीं जाएगा, SCC का मैटर JD में नहीं जाएगा। हालांकि 2021 का एक एक्ट बना है, आपको लोग को पढ़ाए ही है, एक उत्तर प्रदेश टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट बनाए हैं, उसके हिसाब से अब सारा जो है ज्यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। ये जो SCC कोर्ट है उसको एबॉलिश कर दिया गया, पुराने मैटर के लिए चल रहा है। अब 21 के बाद से कोई भी मैटर SCC कोर्ट में नहीं आना है, वो सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, केवल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसकी अपील होगी। यानी अब कोर्ट, सिविल कोर्ट केवल अपीलेट कोर्ट बन जाएगी, पेरेंट कोर्ट कौन हो जाएगी? ठीक। यहाँ जब भी हम बोलेंगे ना आपसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सूट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या पेरेंट कोर्ट, और लखनऊ में तो हवाली कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस में देखेंगे। तो यहाँ जो पेरेंट कोर्ट होती है ना, पेरेंट कोर्ट का मतलब केस कहाँ फाइल हो। यूपी में तो मैंने कहा 5 लाख के नीचे जूनियर डिवीजन, 5 के ऊपर सीनियर डिवीजन। मगर ना कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ की हाई कोर्ट के पास केवल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट पे केवल अपील जाएगा, ओरिजिनल सूट यानी ट्रायल यहाँ की हाई कोर्ट। मगर यहाँ आपके IQ बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिल्ली कुछ लोग जा रहे हैं, दिल्ली जाना चाहिए ही, जाओगे ना? नहीं, तुम कहे जाओ, तुम तो अभी बतिया हो, अभी क्या जाओगे? अभी अपीयरिंग है, दिल्ली जाएंगे। यहाँ पास हुए लोग तो कितना साल से पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं जाए ना जाए, ये कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नॉट अप्लाई ऑन यू, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विल अप्लाई ऑन द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू फाइल दैट, ठीक है। दिल्ली का थोड़ा जानो, एक 5 हाई कोर्ट हैं इंडिया में, 5, वैसे टोटल हाई कोर्ट कितनी है बेटा? 25 ना, ये आपका लीगल अवेयरनेस है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन
इंडिया। 25 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी, अच्छा एक है, चलो बच्चों ने बताया है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 क्या है हाई कोर्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। ठीक, अब देखिए 5 हाई कोर्ट कहीं नोट करिएगा। देयर आर 5 हाई कोर्ट्स, 3 तो चार्टर्ड हाई कोर्ट। चार्टर्ड हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जो 1862 के चार्टर एक्ट से बनी थी। द हाई कोर्ट विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चार्टेड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, उसको चार्टर्ड हाई कोर्ट कहते हैं। कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, 3 हाई कोर्ट हैं जो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इनको चार्टर्ड हाई कोर्ट कहते हैं। तो ये 3 चार्टर्ड हाई कोर्ट और 2 हाई कोर्ट और दिल्ली और हिमाचल, यानी 5 हाई कोर्ट ऐसी हाई कोर्ट हैं जिनमें ओरिजिनल सिविल सूट फाइल होता नहीं, हाई कोर्ट भी ट्रायल करती है। 5 हाई कोर्ट हैं। कितनी हाई कोर्ट हैं? 5। कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, ये तो 3 चार्टर्ड हाई कोर्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चार्टर्ड एक्ट 1861। उसके अलावा 2 हाई कोर्ट और कौन सी? दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इनमें 3 करोड़ के ऊपर का मैटर कहाँ जाता है? आप नेट पे चेक कर लेना, मुझे वैल्यूएशन, मतलब 3 करोड़ या उससे ऊंचे के मैटर कहाँ फाइल होते हैं? सीधे हाई। तो जब दिल्ली में तुम लोग प्रैक्टिस, क्यों कहते हैं दिल्ली में प्रैक्टिस करना ज्यादा फ्रूटफुल है? क्योंकि दिल्ली में अगर आप ट्रायल करोगे तो आपके पास ट्रायल कोर्ट के रूप में 30 हजारी कड़कड़ डूमा भी है, और तुरंत आप बड़ा मैटर है तो कहाँ चले जाओ? हाई कोर्ट में भी क्या करोगे? यानी दिल्ली में ये सीपीसी लगती है कहाँ पर? हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ट्रायल कर रही है। 5 हाई कोर्ट ऐसी हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती हैं। उन 5 हाई कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सूट फाइल होता है। तो उन 5 हाई कोर्ट को हम लोग अभी बस इतना ही आपको बताना था कि ज्यूरिसडिक्शन के मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हाई कोर्ट हैज नो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट ट्रायल नहीं करती, हाई कोर्ट के पास केवल क्या है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। मगर इन 5 हाई कोर्ट के पास एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन के ऊपर के मैटर को ट्रायल करने का भी पावर है। इसीलिए कहते हैं 5 हाई कोर्ट। कई जगह सीपीसी में आएगा द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो आप दिमाग में करना हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करे, इसका मतलब वो 5 हाई कोर्ट के बारे में बात कर रही है। ठीक, हाँ भैया, नहीं चार्टर हाई कोर्ट नहीं, चार्टर एक्ट से तो 3 बनी। देखो 3 बनी किससे? बॉम्बे, कैलकाटा और चौथी फिर बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट है। 1866 में कौन सी बनी है? देखिए 4 हाई कोर्ट तो आप याद रखा करो। 3 चार्टर एक्ट से बनी है, 1861 या 62 का चार्टर एक्ट था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी टाउन्स में बनी थी, अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी टाउन बनाई थी ना। आप कहोगे अंग्रेजों ने आगरा को क्यों नहीं टाउन? क्यों? क्योंकि बेटा वो नाव से आए थे, नाव से जाना था। तो वो तो जितना भी डेवलपमेंट कर रहे थे वो किस एरिया में कर रहे थे? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज का डेवलपमेंट हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका एक्सपोजर, वो लैंडलॉक्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या है? ऐसा नहीं कि हम कहें नहीं आज हम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आज है महान प्रधानमंत्री कहे उत्तर प्रदेश में हम वो बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसका प्रोडक्ट ऐसा होगा जो नाव से जा सकता है। अब लोग उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कम से कम 4-6 कॉलोनी भर का हो, उसको शिपमेंट कैसे करो? कहोगे विदेश भेजेंगे। अरे यहाँ से उसको ट्रेन से कैरी करके और सी शोर तक ले जाने में पड़ेगा ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर नहीं आता एनसीईआरटी में। क्यों? बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज कोस्टल एरिया में रहती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना वहां से क्या होगा? हैवी मशीनरी जो हम इंपोर्ट करके लाते हैं। ये बताओ इंडस्ट्री बनाना हो और तुम्हारे पास चॉइस हो कि मद्रास में लगाना है कि लखनऊ में, तो बेस्ट चॉइस क्या होगी? हम मद्रास में लगाएंगे, वहीं से सी से आएगा सारा, इंडस्ट्री वहीं डेवलप कर दिया जाता है। क्यों? इतना दूर तक कंसाइनमेंट लेके आना, फिर प्रोड्यूस माल यहाँ से वहां तक ले जाना, बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर। इसीलिए ज्यादातर जो कोस्टल एरियाज होते हैं मेरीटाइम बेल्ट वाले, वो ज्यादा हम लोग से ज्यादा क्या हो जाते हैं? वो डेवलप होते हैं। इसी 3 टाउन में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? प्रेसिडेंसी टाउन, उन्होंने हाई कोर्ट बना दिया। तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट तो वो तीनों है। उसके बाद चौथी हाई कोर्ट कौन सी है?
उसके बाद तो बेटा सब आज़ादी के बाद बने हैं। तो 5 ये हाई कोर्ट हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सीपीसी पढ़ना है और सीपीसी के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। सीपीसी में हम लोग जानते हैं कि हम शुरुआत से पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, सेक्शन वाइज चलेंगे, ये मानते हुए हम चलेंगे जो हमने प्रिजम्पशन लिया है 114 वाला एविडेंस एक्ट पढ़े हो ना, नेचुरल इवेंट्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एक्शन देखते हुए जो मुझे प्रिजम्पशन है कि मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों को सीपीसी आती नहीं, ये प्रिजम्पशन को ही हम ओवरथ्रो करेंगे अपने इस 37 लेक्चर में, 37 या 38 लेक्चर में। ठीक, अब देखिए आप सब सीपीसी में हम लोग चले तो सिविल बार बार आ रहा है, वर्ड क्या आ रहा है, सिविल। सीपीसी का काम क्या है, तो हमने कहा इन्फोर्समेंट। व्हाट इज सिविल, व्हाट इज सिविल राइट, तो हम सब जानते हैं इसका कोई डिफिनीशन तो है नहीं, कॉन्क्रीट डिफिनीशन, मगर when a rights are conferred by law of a country to its citizen, the rights conferred, इसको एक लाइन में अगर कहें कौन सा सिविल राइट है तो आप कहें सर राइट कन्फर्ड बाय द लॉ ऑफ कंट्री टू इट्स सिटीजन इज कॉल्ड अ सिविल राइट। जो देश का कानून, लॉ अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को राइट देता है, उसी राइट को हम लोग क्या कहते हैं, दीज राइट्स आर कॉल्ड सिविल राइट। और सीपीसी में इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। मैं कलेक्टिव सिविल राइट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वो पीआईएल होता है, उसके लिए तो वही जस्टिस भगवती कहाँ जाना पड़ेगा, आर्टिकल 32 और 220। आप करो पूरा सर इन्वायरमेंट ही एकदम दम घुटा जा रहा है, 5G तो ऐसा ऐसा मेन पॉइंट पे आके गोल हो जाता है, दम घुटा जा रहा है सर हमारा। ये पीआईएल का काम है, ये व्यक्ति विशेष से लेना देना, मगर वही अगर एक इंडिविजुअल के राइट की बात आए तो हमारी सीपीसी आती है। इसीलिए सिविल मामले में लोकस स्टैंडाई देखी जाती है। क्या देखा जाता है, सिविल कोर्ट पूछती है व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर स्टैंडिंग हियर। आप कहेंगे अरे सर हमारा मकान है, हमारे में ही इंक्रोचमेंट हुआ है इसीलिए हम आए हैं। कोर्ट कहेगी ठीक। आप कहो नहीं सर वो पड़ोसी के मकान में इंक्रोचमेंट हो रहा, उसके बगल वाला कर रहा, हम कैसे ऐसे देख सकते हैं। तो कोर्ट कहेगी आंखें बंद कर लो। क्यों, क्योंकि यू हैव नो लोकस। सिविल में चलता है कि क्या तुम्हारा राइट इन्वेड हो रहा है कि हम उसको इन्फोर्स करें। यही राइट्स होते हैं जो सिविल राइट कहलाते हैं। और सिविल राइट आप सब जानते हैं कई तरह के होते हैं ना। हाईएस्ट सिविल राइट कौन सा आपको मिला, फंडामेंटल राइट। वो हम लोग को कहाँ पर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके लिए इन्फोर्समेंट के लिए कौन सी मशीनरी दी गई, सुप्रीम कोर्ट, गारंटी उसकी आर्टिकल 32 पढ़े ना। तो जो हाईएस्ट हमारा राइट है वो तो भैया वो फंडामेंटल राइट, उसको कहो सीपीसी से इन्फोर्स कराएंगे। भरी बात है बेटा, सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रहे तुम्हारा जेडी के पास, इसका अपना राइट नहीं पता है। तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा राइट कौन सा है, फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, गारंटी है इन्फोर्समेंट की, किसमें, आर्टिकल 32। तो वहां हम लोग को सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करो, ना समझ में आए तो इधर चले जाना, न्यू हाई कोर्ट वो भी काम कर देगी 226 में, तुम्हारी मर्जी है। अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा दिल्ली का तो यही ऑटो पकड़ के पहुंच जाओ और लेके पन्ना जाओ तो हमारा रेट इशू करो, कोर्ट करेगी। उनका एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन है, वो कर देंगे। आप लेटर भी लिख के दे दो, बता अनसेंट चीज नहीं, लेटर लिख के अच्छी चीजें दो, इन्फोर्स कर देंगे। ठीक, तो हम लोग इसका सबसे बड़ा राइट कौन सा है, फंडामेंटल। उसके बाद आता है जो हमारा लीगल या स्टैट्यूटरी राइट होता है, जो किसी लॉ में किसी एक्ट में जो राइट्स दिए उन्हीं राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल राइट। और लीगल राइट कौन से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो राइट होगा वो कैसा राइट होगा, हमारा लीगल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में वोट देने का अधिकार हमारा लीगल या स्टैट्यूटरी राइट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए में, एसआरए में, यानी जितना एक्ट से मिले हुए राइट है उसको हम लोग कौन सा राइट कहेंगे, लीगल या
स्टैट्यूटरी, उन लीगल और स्टैट्यूटरी राइट, चाहे फैमिली राइट हो, चाहे सक्सेशन का राइट हो, इन सब के लिए हमें इन्फोर्स कराने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, किसके थ्रू आएंगे, सिविल कोड। और उसी के लिए कौन सी लॉ लगेगी, यही सीपीसी लगेगी। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं, हम लोग ये अदर देन फंडामेंटल राइट, उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग सिविल कोर्ट में आते हैं। और सिविल कोर्ट में फिर प्रोसीजर कौन सा लगेगा, द सीपीसी 1908 एक्ट नंबर 5 वही लगता है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा गया था कि कौन सा केस सिविल कोर्ट में आता है, तो सेक्शन 9 इसमें बताएगा आपको। सेक्शन 9 ही वो गाइडलाइन देता है कि ये सिविल कोर्ट में कौन सा केस आएगा। तो सेक्शन 9 देखिए आप सब के पास है। पढ़ दें? हाँ, एक लाइन पढ़ दीजिए क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है। Part 1 suits in general. Jurisdiction of the courts and res judicata. Section 9. Courts to try all civil suits unless barred. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ये सिविल कोर्ट में मैटर कौन सा आएगा, तो कोर्ट ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल सूट वर्ड नहीं यूज किया, सिविल नेचर ब्रॉड टर्म है ना, बड़ा शब्द दिया गया। सूट ऑफ सिविल, जो सिविल के नेचर का है, उन सब का सूट का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा। हाँ, या तो उसके कॉग्निजेंस, ट्रायल को बार किया गया एक्सप्रेसली या एक्सप्रेसली, तो बहुत बार है। अभी हमने बताया कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बन गई, कमर्शियल कोर्ट का मैटर कहाँ जाएगा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट में। आपने कहा साहब कंज्यूमर का मैटर, कंज्यूमर, टैक्स का मैटर, टैक्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, हजारों ट्रिब्यूनल्स बने हैं। तो क्या कह रहा है, वो मैटर जिसमें एक्सप्रेसली बार्ड है, फिर तो सिविल कोर्ट होता है। हालांकि है वो सिविल नेचर सूट, मगर फिर सिविल कोर्ट उसका ट्रायल नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उसका कॉग्निजेंस लेना, उसमें क्या किया, बार। इम्प्लाइड थ्रू पब्लिक पॉलिसी मना कर दिया जाए तो भी बार हो जाती है। अगर बार नहीं है, अगर रोका नहीं गया है, तो सिविल कोर्ट सारे सिविल नेचर के सूट का ट्रायल करेगी। अब चूंकि सिविल नेचर तो बताया नहीं, तो हम लोग अभी सिविल पे ही चल रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बेयर एक्ट का स्टार्ट करते हैं। सिविल कोर्ट में सिविल नेचर सूट आएगा। व्हाट इज सिविल नेचर सूट, वी विल एलोबरेटली डिस्कस्ड इन सेक्शन 9। फर्स्टली, हाँ बेटा कोई कुछ पूछना, ठीक। एक फैन चल रहा है ना बेटा, हाँ चला दीजिएगा। अंदर थोड़ा सा ना डकलेस टाइप का है, डकलेस, क्योंकि पता नहीं इधर खुला है कि नहीं खिड़की वगैरह। बस सुबह बड़ा मजा आता है इसमें, जो है गरम गरम एकदम लगता है। वो तो इतना ह्यूमन हीट भरा पड़ा है। नहीं सुबह कहाँ ह्यूमन हीट है, अरे तो बाहर ठंडी रहती है, अंदर आओ तो एकदम गर्म होगा। लोअर चल रहा। यही तो हुआ, इतना लोग हम लोग पहुंच गए वहाँ, जहाँ कहाँ जो शिव भगवान का जहाँ बर्फ का बनता है, अरे केदारनाथ नहीं बेटा, बाबा बर्फानी गल गया, वो शिवलिंग गल गया। गरम गरम लोग पहुंचेंगे, गल गया। अंत में शीशे से एसी बनाया गया, मालूम नहीं, शीशे से एयर कंडीशन में उसको पैक कर दिया गया। भगवान तुम अलग हो, इंसान किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो कम से कम जितना दिन के लिए प्रभु बनते हैं, बने तो रहे, वरना हम सब पहुंच के अब मिल जाए मौका तो हिला दे, अरे भगवान हमारा पूरा काम कर दो। एक आदमी को काम करने के लिए पूरे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कमतर पड़ जाएंगे। इतना काम है हमारे पास, नहीं हमारी डिजायर नहीं पूरी कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा होती है हम लोग की डिजायर। स्विफ्ट डिजायर, ऑडी डिजायर, सब डिजायर तो अनंत है, सीमाएं हमारी अनंत है सोच की। इसीलिए सिविल कोर्ट में केवल जो मैटर आएगा वो सिविल नेचर का आएगा। पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, सिविल कोर्ट हाथ जोड़ लेगी, प्रभु ये हम सॉल्व
नहीं करेंगे। बाबा बर्फानी का साइज कितना था पहले, 32 की 35 हाथ जोड़ लेगी, सिविल कोड कहेगी। इसमें कोई किसी के इंडिविजुअल राइट का वायलेशन नहीं है। दिस इज बार्ड, हम इसको ट्रायल नहीं करेंगे। पूछा जाए प्रभु राम का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोर्ट हाथ जोड़ लेगी, भैया हमारा कोई डिक्लेरेशन सूट हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये फेथ का मैटर है। तो कभी भी रिलीजियस मैटर, सोशल मैटर, कास्ट रिलेटेड मैटर ये सिविल कोड सॉल्व नहीं करती है। सिविल कोड ध्यान सब्सटेंस पे देती है, फॉर्मल्स में नहीं। सिविल कोड कहेगी हमें केवल सॉल्व करवाओ हमसे इंडिविजुअल सिविल राइट। अब इसी को हम लोग देखने चल रहे हैं। मैंने अमेंडमेंट सब बता दिया। सबसे पहले प्रीएम्बल स्टार्ट कर दीजिए। कितना बजे है? 6:20। अच्छा, कल तो वो होगा ना, जीएस की क्लास 3 बजे से होगी। हम अब थोड़ा जाड़ा भी आ गया, हम फिर कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास 5 बजे से क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। खत्म कब तक हो तो आप लोग के ऊपर चलता है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट वीक जो भी करना होगा अभी करेंगे, कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2 दिन और जो है, क्योंकि वो 2 दिन बस करके हम लोग अपने आप को वो कर लेंगे, सुधारेंगे। सुधारेंगे क्या मतलब, बिगड़े 15 मिनट पहले कर लेंगे, नहीं वो तो प्रीपोन कर देंगे क्लास को। ठीक। हाँ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. अब क्या करा, प्रीएम्बल क्या है इसका उद्देश्य, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, मैंने क्या कहा, इकट्ठा करने के लिए ना। कोड का मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट सेम नेचर लॉज, एक जगह इकट्ठा कर दो कंपाइलेशन को। उसी का टू कंसोलिडेट, और जो इसके अगेंस्ट था उसको क्या कर देना है, अमेंड। इसीलिए मैंने कहा था एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल ज्यादा एग्जामिनर को भाता है, क्योंकि उसमें 3 चीज थी, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। इसमें केवल 2 है, इसलिए एग्जामिनर की लाइकिंग में नहीं आता, क्योंकि एमसीक्यू में 4 होते हैं ना, अब तो 5 भी शुरू हो गया। 4 होते हैं तो 4 में कम से कम कितनी चॉइस चाहिए, 3 चाहिए ना। एक तो नन ऑफ द अबव होता है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। हाँ, whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature, it is hereby enacted as follows. Preliminary. Section 1, short title, commencement and extent. Subsection 1, this act may be cited as the Code of Civil Procedure 1908. Subsection 2, it shall come into force on the first day of January 1909. Subsection 3, it extend to the whole of India except the state of Nagaland and the tribal areas. ठीक है, ट्राइबल एरियाज में तो प्रोसीजरल लॉ भी नहीं लगती है ना। तो बाकी जम्मू कश्मीर का अब तो इंटीग्रेशन हो गया, यानी भारत में एक तरह से जो स्पेशल स्टेटस था खत्म किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे क्या कर दिया है, मैंडेट दे दिया, स्टैंपिंग कर दी का 1 इंडिया 1 नेशन, और कोई भी स्टेट की सोवरेंटी इंडिया में हो ही नहीं सकती। वो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट से किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। तो अब इसीलिए ये हर जगह लगेगा, मगर ट्राइबल एरियाज में नहीं लगाते ना, सीआरपीसी लगता है। क्योंकि ट्राइबल, अभी तो मणिपुर के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल अपने ही रूल्स एंड लॉज से गवर्न होते हैं। और हमारा संविधान भी कोशिश ये करता है कि ट्राइबल्स के एरियाज में, उनके कल्चर में हम सब एग्रीकल्चर ना करें। हम लोग को लगता है अरे यार वो लोग कैसे रहते होंगे, कपड़ा नहीं होता होगा, पत्ता नहीं होता होगा। तो ये हमारी सोच है, हो सकता है वो बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, और यहाँ से लोग पहुंच के उनको 5G नेटवर्क दिखा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं वो सब भी। तो इसीलिए ट्राइबल एरियाज में इतना ज्यादा प्रयास नहीं किया जाता है कि हमारी जो सभ्यता का दुष्प्रभाव है उनके ऊपर भी पहुंचे। हाँ, बताइए। हाँ बेटा, चलो। हाँ, provided that
The state government concerned छोड़ दो, ये may छोड़ देना, छोड़ पूरा। दें explanation छोड़ दीजिए, subsection 4 ये भी छोड़ दो, कुछ ठीक तो नहीं है ना? नहीं छोड़ दिए। सेक्शन 2 पे आइए। अब section 2 अब देखिए, definitions ये भयंकर क्लास है, डिफिनीशन क्लास है। कितना दिया हुआ है? 20 तक, जिसमें 4 या 5 तो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें डिफिनीशन है। ये इसलिए डिफिनीशन क्लॉज दी है कि अंदर वो शब्द आएगा तो इस रेफरेंस में उसको समझा जाए, किस रेफरेंस में, जो डिफिनीशन क्लॉज दी हुई है, ठीक है। तो डिफिनीशन क्लॉज इसीलिए दी जाती है कि जो रेफरेंस हो इसी डिफिनीशन से लेकर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब इस डिफिनीशन क्लॉज में आप सब देखें, सबसे पहले है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। Section 2 definitions in this act unless there is anything repugnant in the subject or context. 1. Code includes rules. अब देखिए यहाँ सीधा पहले बता दिया ना, वो जो आप लोग ऑर्डर और रूल्स पढ़ रहे हैं ना, वो इस सीपीसी का ही भाग है, अलग नहीं है। इसीलिए क्या कहा, सीपीसी यानी कोड इंक्लूड्स रूल्स, ऑर्डर एंड रूल्स भी इसका क्या है, वो इसका भाग है, पार्ट है। कोड इंक्लूड्स रूल्स, ठीक। अब इसके बाद देखिए डिफिनीशंस है। डिफिनीशंस में जैसे पहला 2 सबसे इंपॉर्टेंट, डिक्री ना, डिक्री। और 2(9) देखिए क्या है, जजमेंट। 2(14) देखिए क्या है, ऑर्डर। ये 3 को एक ट्रायंगल बनाते हैं, इन तीनों को समझे। और थोड़ा सा हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा शुभ मुहूर्त है आज, अमावस्या है। नहाए हो ना सब कोई? ना नहाना, कल नहा लेना, और क्या, प्रथमा हो जाएगा। नहीं सर, नहीं लगाएंगे आज नहीं नहाए हो? सर। कोई बात नहीं, जाड़े में रोज क्यों नहाओगे, कुछ तो पोर्टेबल वाटर रहने दो। जब भी आपका ना नहाने का मन हो, स्पंजिंग वाला कर रहे हो, तो दिमाग में रखिएगा हम देश की प्रगति में काम कर रहे हैं। हम पोर्टेबल पीने का पानी बाहर अननेसेसरी का हम खराब नहीं कर रहे हैं ना। बाल्टी भर क्या ठंडा हो गरम मिक्स, यही काम है होता है जाड़े में। इधर से मिक्सचर, उधर से, अरे गर्म हो गया, फिर ये ठंडा हो गया, घर पर जैसे दूध मिला रहे हैं, होता ना। आप लोग पता नहीं बैठे, उसके बाद भौर बनाया जाता है ऐसे गोल गोल, क्योंकि स्टार्ट करना जाड़े में सबसे बड़ी बात होती है। एक बार स्टार्ट हो जाता तब तो फिर शुरू हो जाता धार 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 धार। उसी में कई लोग पूजा पाठ भी अपना जो भी पढ़ना है, कुछ गाना गाते हैं, वो अपना अपना सारी जितनी भी इनर क्वालिटीज हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ वो हमारी, हाँ रटते भी हैं लोग, जितना भी प्लान्स है जाके बनाते हैं। रीजन है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ शांत रहते हैं, इसीलिए शांत रहने की प्रक्रिया ही इसको बोली गई है। फॉरेनर्स का देखिएगा वॉशरूम बहुत सुंदर बनता है, उसमें वो भी रहता है, हाँ बस पानी के अलावा सब रहता है। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा पीसेस किस्म का, पानी के अलावा सब कुछ रहता है। और भारत में पानी ही पानी रहेगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत अच्छी लॉजिक होती है, इसी को कहते हैं विजडम। आपका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है, किसी भी चीज को रखते हुए आप मौकरी बनाना स्टार्ट कर दें। जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, देखना है, वो कभी रट के आते हैं क्या? नहीं, वो चीजों को वहीं पे खड़े होके और चीजों को इतना बढ़िया, उनके देखने का हर चीज का नजरिया ही एकदम क्या होता है, हम सब किसी और नजरिए से देख रहे हैं, उनका देखने का एंगल एकदम ही अलग होगा। वो उनका अपना क्रिटिकल एंगल होता है। तो अब हम लोग देख रहे थे, तो हमने कहा ना, एक होता है ना, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जो डिसीजन कोर्ट का होता है, हम लोग पढ़े एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, रीजन डिसीजन। डिसीजन कैसा होना चाहिए कोर्ट का? रीजन डिसीजन। यानी जब भी कोई कोर्ट न्याय निर्णय डिसीजन दे तो कैसा दे? रीजन। आप रीजन लिखें, व्हाई यू हैव गिवन दिस डिसीजन। आपने कहा प्लेंटिफ जीता, डिफेंडेंट हारा, इससे काम नहीं चलेगा। व्हाई यू हैव गिवन
डिसीजन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड वाई डिफेंडेंट डिफीटेड। ये वाई ही क्या है, रीजन है, क्योंकि हायर कोर्ट में उसकी क्या होगी, अपील होगी ना। हायर कोर्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या फाइल करेगी, अपील। तो होता क्या है कि इसी रीजन डिसीजन को वाई एनी कोर्ट हैज पास्ड गिवन अ डिसीजन, उसी को हम लोग जजमेंट कहते हैं। जजमेंट क्या, जजमेंट इज अ ग्राउंड फॉर पासिंग अ डिसीजन। जजमेंट 29 में देखिए लिखा है ना, देखो क्या लिखा है 29 में। 29. Judgment means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order. ऑन द ग्राउंड्स माने आधार, रीजन डिसीजन। जजमेंट कहते हैं, आप लोग के एग्जाम में आता है जजमेंट राइटिंग, डिग्री राइटिंग थोड़ी ना आएगा, डिग्री तो कोर्ट बनाएगी। कभी डिग्री राइटिंग नहीं आती, क्या आता है, जजमेंट राइटिंग। क्यों, क्योंकि आप पहले इश्यूज बनाइए, इश्यूज का डिटर्मिनेशन कीजिए, फिर रीजन क्या लिखिए, डिसीजन, एविडेंस अप्रिशिएट करते हुए। तो व्हाट इज जजमेंट, तो आप कहेंगे सर जजमेंट is a ground why court has passed such a decision। डिसीजन दो तरह का होता है। जजमेंट का जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है, जजमेंट तो 100 200 500 पन्ने का होता है ना, और उसमें जो फाइनल होता है लास्ट, उसको हम लोग कौन सा पोर्शन बोलते हैं, ऑपरेटिव पोर्शन, जो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ जजमेंट इज आइदर डिक्री और ऑर्डर। क्लियर हो रहा ना। जो जजमेंट का कंक्लूसिव पार्ट होगा, निश्चायक, जो किसी जजमेंट का कंक्लूसिव पार्ट होगा, जनरली लास्ट पैरा, जनरली जो जजमेंट का कौन सा पैरा, लास्ट पैरा होता है, वही या तो डिक्री होगा या ऑर्डर, यानी कंक्लूजन, जिसमें लिख दिया जाए प्लेंटिफ को मकान मिलेगा, डिफेंडेंट को नहीं मिलेगा, ये क्या बन गया, डिक्री। तो या तो वो डिक्री होगा या ऑर्डर। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट है वाई एनी कोर्ट हैज पास सच अ डिक्री और ऑर्डर। उसका रीजन जो है, तो जजमेंट का मतलब रीजनड डिसीजन, और जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन क्या कहलाएगा, जो इसको एग्जीक्यूट करना है, उसको या तो तुम कहोगे डिक्री या ऑर्डर। जजमेंट जज साहब लिखते हैं, जजमेंट कौन लिखता है, जज लिखते हैं जजमेंट, ठीक है। जजमेंट, अच्छा, जब डिक्री बनेगी, मैंने डिक्री क्या कहा, डिक्री एक कंक्लूसिव पार्ट होगी ना, एक पन्ना आधे पन्ने की एक डिक्री होगी जिसमें कंक्लूजन लिखा होगा। ये कंक्लूजन जो डिक्री होगी किसको फॉलो करेगी, डिक्री फॉलोज द जजमेंट ना। डिक्री किसके हिसाब से ड्रॉन अप की जाएगी, सेक्शन 33 पढ़ना, लिखा है सेक्शन 33 में। डिक्री जो आएगी, जो ऑपरेटिव पोर्शन होगा, वो किसको फॉलो करेगी, भाई जजमेंट में लिखा है प्लेंटिफ जीता और डिफेंडेंट हारा, क्या डिक्री में उल्टा बना देगा कोर्ट, कह देगा डिफेंडेंट जीता प्लेंटिफ हारा, नहीं। जो डिक्री है वो ऑपरेटिव पोर्शन है, ऑपरेटिव पोर्शन किसको फॉलो करनी चाहिए, 33 है ना, देखो डिक्री क्या लिखा है, वर्ड अनुसरण करेगी। सेक्शन 33 देखिए, तो आप देखते चले सीपीसी में इतना चक्कर लगवाएंगे ना कि आप देखिएगा एकदम मस्त हो जाएगा मामला। सेक्शन 33 तुम लोग, हाँ, सेक्शन 33, हाँ ऐसा ना जनमासिक चाल से चल रहा हो कि धीरे धीरे नहीं। judgment and decree. The court, after the case has been heard, shall pronounce judgment, and on such judgment a decree shall follow. On such judgment, कोर्ट सबको सुनने के बाद क्या प्रोनाउंस करती है, और जजमेंट का डिफिनीशन कहाँ था, 29 में। जजमेंट इज अ ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, और उसके बाद क्या बनती है, डिक्री। डिक्री किसको अनुसरण करेगी, डिक्री फॉलोज द जजमेंट। और जब मैंने कहा कि क्यों इतना ज्यादा समय लगता है सीपीसी में, मतलब क्यों सिविल केस में इतना ज्यादा समय लगता है, तो अब जजमेंट तो आ गया ना, मानिए जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, अब डिक्री की क्या होगी, अपील, फर्स्ट अपील और संभव तो सेकंड, दो तो अपील हो गई।
अपील होने के बाद अब मैटर सब सेटल डाउन हो गया, उसके बाद भी प्लेंटिव डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट प्लेंटिव को कुछ दे नहीं रहा है, तब फिर प्लेंटिव जाएगा उसके घर पे, पकड़ेगा, 2 थप्पड़ मारे, कहेगा इसको लो और दो। ऐसा तो नहीं है, कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। नहीं दे रहा तो फिर कोर्ट में आएगा और तब कोर्ट से कहेगा सर वो जो आपने डिग्री पास की थी ना, ये रखिए, मूंगफली मत खाइए इस पे, इसको आप एग्जीक्यूट कराइए। अब लो, एक नया प्रोसेस चालू हो गया। अभी तक तो ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद उसकी अपील होके कंफर्म हुई, 10, 20, 25 साल में हो जाता है काम। अब कम से कम 25 साल एग्जीक्यूशन में लगता है। और एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन कहां तक बताए थे? 36 से 74, और सबसे बड़ा ऑर्डर है 20। भयंकर लिखा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। यानी आप खुद सोचो, एक तो फाइनल होते होते इतना समय लगा, अब उसके बाद भी सेल्फ ऑपरेटिंग डिग्री नहीं है, उसको क्या कराना पड़ेगा? एग्जीक्यूट। क्रिमिनल मैटर में नहीं होता ना, क्रिमिनल में कहोगे सर दिक्कत नहीं है, जो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, कोर्ट क्या करती है? जजमेंट ही तब प्रोनाउंस करती है, ऑर्डर कब देती है? जब एक्यूज हो, कहते हैं लेट द एक्यूज टेकन इनटू कस्टडी। पुलिस से तुरंत कहेंगे इसको ले जाओ, बंद कर दो, आजीवन कारावास, हो गया ना, एग्जीक्यूट हो गया। मगर सिविल में नहीं होगा ना। सिविल में आप आरसीआर की डिग्री ले आए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल, कैसे आप पत्नी आ नहीं रही, करीब पीसीएज की तैयारी करेंगे, अमित सर के यहाँ 18 साल का एडमिशन हो गया, अब उसके बाद और कितना लगेगा? हो गया सर आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ, कोर्ट ने पार कर दिया, भाई पढ़ना हो तो यहीं से पढ़ो सर, तो ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे, या अपना मैट्रिमोनियल होम में। फिर भी नहीं आ रही तो क्या कोर्ट उठा के लाएगी उसको? नहीं। अब उसके लिए एग्जीक्यूशन अलग, पूरा पढ़िएगा, 32, 33 ऑर्डर रूल्स अलग हैं बेटा। यानी एग्जीक्यूशन का भी ढंग इतना ढंग है कि उसके लिए, तो इसीलिए क्यों आपके दिमाग में आना चाहिए, वाई दिस इज सो लेंदी प्रोसेस। एक तो ट्रायल बहुत लेंदी, फिर ट्रायल के बाद अपील लेंदी, और सब होने के बाद फिर एग्जीक्यूशन भी क्या है। इसी से अवॉइड करने के लिए जो भले मानुस लोग हैं, जिन्हें केवल लड़ाई में नहीं, मीन्स में नहीं ध्यान देना, एंड पे ध्यान देना, वो किस में चले जाते हैं? एडीआर में ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। वहाँ कोर्ट फीस भी नहीं लगती, हम लोग पढ़े थे ना एडीआर में, कोर्ट फीस भी नहीं लगती है। आप अपने मुताबिक कोई आर्बिट्रेटर तय कर लो दोनों पार्टी, और जल्दी से मैटर सॉल्व करा के 1 साल में क्या कर दो? एंड करा लो। दिस इज वाई सच ADR is so great success in India, except केवल उन मामलों में सफल नहीं जहां इमोशनल वैल्यू इन्वॉल्व है। नाली का मैटर है, अब 4 बीघा रहे ना रहे, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और वही डिसाइड करेगी नाली इधर जाएगी कि उधर जाएगी। अब ग्रेविटी जिधर कह रही उधर ही तो जाएगी, मगर नहीं। तो यहाँ अगर इमोशनल वैल्यूज ना हो तो मैटर बहुत जल्दी क्या हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा जजमेंट क्या होता है? जजमेंट इज अ ग्राउंड वाई कोर्ट हैज पास्ड सच डिग्री और ऑर्डर। यानी जजमेंट का जो कंक्लूसिव पार्ट है वो या तो डिग्री कहलाएगा या ऑर्डर। अब व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज ऑर्डर, तो 214 में बहुत प्यारा बोला, कहा जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर है। याद है? देखिए 214 में बड़ा प्यारा जिसे वो दिया, देख लीजिए। Order 214 means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो डिग्री नहीं है वो क्या है? तो भले मानुस पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? तो 2-2 में क्या है? जो डिग्री है वो डिग्री है, और जो डिग्री नहीं है कंक्लूसिव पोर्शन है वो क्या है? और डिग्री और ऑर्डर के जो रीजन लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जजमेंट बहुत बड़ा होगा, 10, 20, 50 पन्ने का हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे एविडेंस की चर्चा होगी, इश्यूज फ्रेम किया होगा। और जो डिग्री या ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बहुत शॉर्ट होगा, 1 पन्ने का होगा। जैसे नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हो, जजमेंट देखते हो, कहते अरे यार बहुत बड़ा है ये, फाइनल पे आओ। हेल्ड पोर्शन में हम लोग क्या कहते हैं? हेल्ड पोर्शन देखो। हेल्ड पोर्शन क्या है? डिग्री या ऑर्डर। तो डिग्री क्या है? डिग्री के लिए सेक्शन 2(2) में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर 214 में है। तो जो चीज डिग्री नहीं है वो क्या कहलाएगी? 2 मिनट का समय दीजिए बेटा। ऑनलाइन मैंने नहीं पूछा
किसी को कुछ पूछना तो नहीं था, हम बोलते ही जा रहे थे, ये गलत आदत है। नहीं सर। हाँ बेटा, नो सर। थैंक यू बेटा। मतलब ऐसा तो नहीं था, कभी भी कुछ किसी को पूछना हुआ करे बस आप एक बार करके एक्सक्यूज मी सर, क्योंकि अचानक धाए से बोलते हो सर, तो थोड़ा सा चूंकि मुझे विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो मुझे धप से लगता है, तो बस धीरे से एक्सक्यूज मी सर। तो एक्सक्यूज वर्ड बड़ा सूदिंग होता है कि मतलब चलो एक्सक्यूज कर दे, है ना। पर सर अरे कहाँ हो गया, क्या हो गया भाई, यहाँ तो भाई एग्जिस्टेंस फिजिकल भी है और पता नहीं भगवान जाने मेटाफिजिकल भी है। मेटाफिजिकल समझ गया ना, जो इस फिजिक्स से पार हो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब, है ना, वो मेटाफिजिकल साइंस है। आजकल एआई किस पे चल रही बेटा, पूरी मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड दिस इमेजिनेशन। जब चले जाओ तो उसको क्या, मेटा वर्ड बहुत है, मेटासिस, मेटाफर, पता नहीं क्या कुछ आया था ना। तो ध्यान रखिए, मेटा क्या, हम पहले फिजिक्स तो पढ़ा ले तब मेटा पे जाएंगे। इस तरह से जो इशारा हो रहा है कि अभी यहीं पे हम रोकते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे किस पे। अच्छा, कल पहले जीएस की क्लास होगी, कितने बजे होती है, 3 बजे। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट इंडिया चल रहा है, हड़प्पा से बाहर आ गए, चलो खुद के बाहर आ गए। चलिए अब हमारी क्लास होगी कल 5, सवा 5 बजे, जैसा होता है ना 5:20 उससे स्टार्ट होगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, कल फिर 3 बजे और फिर 5 बजे। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन